बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे योर टॉपिक इज़ माइटोसिस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेस को डिस्कस किया था, तो आज हम एम फेस को डिस्कस करेंगे। तो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वॉल्टर फ्लेमिंग, ठीक है, वॉल्टर फ्लेमिंग। इसने 1880 के अंदर ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं और उसने उस प्रोसेस को नाम दे दिया माइटोसिस का। तो माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो इसमें सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। जब दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होगा तो हर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर उतना ही होगा जितना पेरेंट सेल्स के अंदर था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास ये एक सेल है जिसे हमने नाम दिया पेरेंट, ठीक है, पी में लिखने लगे, पी सेल पेरेंट सेल। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब 46 क्रोमोसोम्स हैं तो जब ये सेल डिवाइड होगा दो सेल्स के अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर, टू डॉटर सेल्स के, जब 46 क्रोमोसोम है, जब ये सेल डिवाइड होगा तो हर सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब एक तो बात होगी कि दोनों सेल्स में एक जैसा नंबर है, ठीक है, बराबर नंबर है, इक्वल नंबर है क्रोमोसोम्स का, और दूसरा उतना ही नंबर है जितने के पेरेंट सेल्स के अंदर थे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। तो डेफिनेशन इसकी देख लो, अ सेल डिवीजन इन विच अ सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, कि एक सेल ने डिवाइड किया दो डॉटर सेल्स के अंदर। जब इसकी डिवीजन हुई तो ईच सेल हैव अ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज इन पेरेंट सेल। तो हर सेल के अंदर उतना ही नंबर है क्रोमोसोम्स का जितना उनके पेरेंट सेल्स के अंदर था। तो ये हो गया माइटोसिस। तो जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो ये किन सेल्स के अंदर होती है? ये होती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें क्या होती है? माइटोसिस होती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर बाइनरी फिशन होती है, उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस होती है तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? उसका आंसर ये है कि इनके पास एक तो प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास कोई प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और सेकंड रीजन ये है कि इनके पास स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, जो क्या करते हैं? क्रोमोसोम को सेपरेट करेंगे। अब अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल, सेकेंड वन इज जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स क्या करते हैं? ये बॉडी सेल्स बना रहे होते हैं, बॉडी को बना रहे होते हैं, ठीक है। और जर्म सेल्स क्या करते हैं? गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन देते हैं। तो बॉडी सेल्स के अंदर क्या होती है? माइटोसिस होती है। जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो उसमें क्या होती है? गैमीट सेल्स के अंदर, गैमीट्स के अंदर मियोसिस होती है। जिस तरह हमने इंटरफेज में बात की थी कि उसके भी कुछ आगे फेजेस होते हैं, G1 फेज था, G2 फेज था, S फेज था। तो इसी तरह एम फेज के भी, माइटोसिस के भी क्या होते हैं? दो फेजेस होंगे, ठीक है। एम फेज के दो फेजेस हो गए, मियोसिस और माइटोसिस। अब माइटोसिस के आगे फर्दर फेजेस हैं, इसके दो फेज हैं, करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब करियो कहते हैं न्यूक्लियस को, तो करियोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस। तो जब करियोकाइनेसिस होगी डैट्स मीन के न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। इसी तरह जब साइटोकाइनेसिस होगी तो डैट्स मीन की किसकी डिवीजन होगी? साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो अब हम पहले फेज को डिस्कस करते हैं, करियोकाइनेसिस को। तो करियोकाइनेसिस के आगे फर्दर 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। ओके, प्रोफेज। तो प्रो मीन बिफोर, पहला, ठीक है, बिफोर कर लो आप, बिफोर। तो प्रोफेज बिफोर पहला फेज है। तो आपको पता है कि जब भी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मटेरियल पड़ा होता है तो वो एक थिन सा होता है, बहुत बारीक सा पतला सा होता है, और वो थ्रेड धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा वो एक लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होगा, ठीक है, लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कोई फॉर्म पड़ी होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन बोलेंगे। और वो थिन होगा, बहुत बारीक सा धागा होगा। अब प्रोफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन है इसकी कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन से मुराद क्या होगा? ये थिक हो जाएगा। जब थिक होगा तो क्या होगा? वो इस फॉर्म में आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम्स बोलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, कि किसकी
होगी, क्रोमैटिन की कंडेंसेशन होगी और क्या आएगा आपके पास, क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि इसमें जो न्यूक्लियर इन्वेलप है एंड न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, कि अगर आपको इस डायग्राम में न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इन्वेलप है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होता है, जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया होगा, मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस की, उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियोलस भी पड़ा, ये ब्लू कलर का न्यूक्लियोलस है। तो अब अगर आपको ये डायग्राम नजर आ रही हो तो इसमें क्या है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो गया, ठीक है, ये वाली मेम्ब्रेन जो है वो खत्म हो गई है, और दूसरा जो न्यूक्लियस था वो, सॉरी न्यूक्लियोलस था, वो भी क्या हो गया, वो भी डिसअपीयर हो गया, खत्म हो गया है। तो इसके पास, न्यूक्लियस के पास 2 सेंट्रियोल पड़े होते हैं, जैसा कि ये आपको नजर आ रहे हैं, 2 सेंट्रियोल पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस के पास पड़े हुए होते हैं। अगर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज नोन एज सेंट्रोसोम, ठीक है। तो जब 2 न्यूक्लियस होंगे या पेयर ऑफ सेंट्रियोल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम बोलेंगे। अब सेंट्रोसोम क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं कौन, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। अच्छा, स्पिंडल फाइबर, कंप्लीट सेट ऑफ अ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज माइटोटिक स्पिंडल। जब स्पिंडल फाइबर का एक कंप्लीट सेट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं। अच्छा, अब सेंट्रोसोम क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, वो प्रोटीन ट्यूबुलिन होती है, उससे मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल से आपने याद रखना है, क्योंकि अगर पीछे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए हो माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, जब भी ट्यूब्यूल्स का वर्ड आएगा तो दैट्स मीन ट्यूबुलिन, तो ये आपको यहाँ से एक हिंट भी मिल गया है। तो माइक्रोट्यूब्यूल किससे मिलकर बनी हुई होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं। और स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है, ये क्रोमोसोम, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। वो तो बात होगी एनिमल सेल्स के अंदर सब कुछ होगा। अगर हम प्लांट सेल के अंदर की बात करें, जब इसके अंदर सेल डिवीजन हो रही थी तो क्या होता है, तो प्लांट सेल हमें पता है इनके पास एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में, तो डेट्स वाइज का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा साइड पे होता है, सेंटर में नहीं होता। जब प्रोफेज स्टार्ट होने वाली होती है तो जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ आ जाता है, वो सेंटर में आ जाता है, ठीक है। तो डेट्स वाइज पॉइंट लिखा हुआ है, न्यूक्लियस इज माइग्रेटरी टू सेंटर ऑफ द सेल बिफोर प्रोफेज। तो प्रोफेज से पहले जो न्यूक्लियस है वो कहाँ आ जाता है, सेंटर में आ जाता है। इसी तरह प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल नहीं होते। जब सेंट्रियोल नहीं होगे तो इनके अंदर स्पिंडल की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन के इकट्ठे होने से। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करती है, न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं और फिर वो क्या बनाती हैं, स्पिंडल फाइबर बनाती हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मेटाफेज। तो स्पिंडल फाइबर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, दूसरे होते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो इनको समझने से पहले सबसे पहले हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है। अब जहाँ पे क्रोमैटिड, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था जो आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम के, इनको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड बोलते हैं। जहाँ पे क्रोमैटिड अटैच होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर पे एक पॉइंट होता है काइनेटोकोर का, ठीक है। तो हर क्रोमोसोम के पास काइनेटोकोर भी होता है, काइनेटोकोर। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर 2 टाइप्स के हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एंड सेकंड वन इज नॉन काइनेटोकोर फाइबर स्पिंडल फाइबर। तो अगर बात करें हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर की, तो ये वहाँ पे अटैच होते हैं। अगर ये क्रोमोसोम है, जैसा कि ये ड्रॉ किया गया है क्रोमोसोम, तो यहाँ पे एक पॉइंट है काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होंगे, काइनेटोकोर पे, ठीक है। किस पॉइंट पे, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स पे, जहाँ पे काइनेटोकोर का पॉइंट होता है वहाँ पे अटैच होते हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से क्या निकले हुए हैं, स्पिंडल फाइबर निकले हुए हैं, और इन्होंने अटैच किया हुआ है क्रोमोसोम के काइनेटोकोर वाली जगह पे अटैच्ड है। तो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कौन से होते हैं, जो कि काइनेटोकोर वाली जगह पे अटैच नहीं होते, बल्कि कहाँ अटैच होते हैं, वो आपस में अटैच हुए होते हैं, ठीक है। जैसा कि ये नजर आ रहा है कि ये अब ये वाला काइनेटोकोर फाइबर किसके साथ अटैच है, काइनेटोकोर पॉइंट पे क्रोमोसोम्स के, और ये वाले कहाँ अटैच है, ये आपस में अटैच है। तो अब बात करते हैं मेटाफेज की। जब मेटाफेज की बात करते हैं तो क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर, उस चीज़ जगह को हम फिर क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। जैसे कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि अब क्या होगा, पहले तो हमने बात की थी, अगर प्रोफेज आप लोग देखो तो ये अब क्रोमोसोम्स क्या हैं,
रैंडमली पड़े हुए, बिखरे हुए पड़े हुए, इधर उधर पड़े हुए। लेकिन मेटाफेज प्लेट में क्या होता है कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स कहाँ हो जाते हैं, इक्वेटर में इकट्ठे हो जाते हैं। मीन के जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, जैसे अर्थ, अगर ये अर्थ है तो ये एक अर्थ की इक्वेटर लाइन है, दरमियान वाली लाइन, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि इक्वेटर पे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं। तो जब वो सेंटर में आएंगे तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि एक प्लेट बनी हुई है, तो इस वजह से हम नाम देते हैं मेटाफेज प्लेट, ठीक है। अगेन रिपीट करती हूँ, मेटाफेज, फेज का मतलब है मेटा मीन मिडल। तो इस फेज में क्या होंगे कि जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे वो सारे दरमियान में इकट्ठे हो जाएंगे, जैसा कि ये है दरमियान में इकट्ठे होंगे और प्लेट लाइक लगते हैं, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, और इसमें क्या है कि क्रोमोसोम्स किसके साथ अटैच हैं, स्पिंडल फाइबर के साथ। और कौन से वाले पॉइंट पे, काइनेटोकोर वाले पॉइंट पे। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच है, काइनेटोकोर वाली जगह पे क्रोमोसोम्स के। और सारे क्रोमोसोम्स कहाँ अरेंज हुए हैं, दरमियान में अरेंज हुए हैं, इस वजह से हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास एनाफेज, थर्ड फेज है। तो एना का मतलब होता है सेपरेट, सेपरेट। तो इस फेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है। तो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, अच्छा अब जैसे कि अगर आपको डायग्राम में नजर आया, मेटाफेज प्लेट में क्या हुआ कि सारे क्रोमोसोम दरमियान में इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। ये यहाँ पे क्या थे, इक्वेटर पे इकट्ठे थे। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे। तो डेट्स हम कहते हैं कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पुलिंग फोर्स क्या करेगी, क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर देगी, सेपरेट कर देगी। तो नेक्स्ट हो जाता है टीलोफेज। तो टीलोफेज को हम टीलो एंड, ठीक है, एंड वाला फेज। और ये क्या होता है, टोटली रिवर्स होता है, ठीक है। तो टीलोफेज की अगर हम बात करें तो रिवर्स ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का बिल्कुल उल्ट है। उल्ट कैसे है कि हमने प्रोफेज में बात की थी, अब प्रोफेज में हमने बात की थी कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन की क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगी, डीकंडेंसेशन, ये दोबारा से क्या हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे और बारीक से धागे में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे। वहाँ पे थिक हो गए थे, अब यहाँ पे दोबारा क्या हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे। इधर हमने बात की थी न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियस डिसअपियर, कि न्यूक्लियस इन्वेलप और न्यूक्लियस जो था वो खत्म हो गया था, डिसअपियर हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियस रीअपियर, यहाँ से क्या हो जाएगा, दोबारा ये न्यूक्लियर इन्वेलप भी आ गया और ये ब्लू कलर का न्यूक्लियस भी आ गया, वापिस आ गया, ठीक है। और इसलिए हम कहते हैं क्या है, ये रिवर्स है प्रोफेज का। तो अब क्या हो गया, सेल दो अलग हो गए, डिवाइड हो गए। अच्छा अब यहाँ पे अभी न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। क्रोमोसोम जो टू डॉटर सेल्स है वो बन गए। अब अभी भी यहाँ पे सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं है। अब रहता है साइटोकिनेसिस का, मीन के सेल सेपरेट। हमने कहा था कि सेल क्या हो जाते हैं, दो सेल बन जाते हैं, ये कि अब एक सेल है तो सेल क्या होंगे, दो अलग अलग सेल बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस तो दो बन गए लेकिन अभी ये एक ही सेल के अंदर है। अब ये दो सेल कैसे बनेंगे, वो बनेंगे थ्रू द साइटोकाइनेसिस। तो अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में जैसा कि अब हमारे पास क्या हो गया है, अब टीलोफेज आ चुका है, इसकी क्या नाम है, क्रोमोसोम की डीकंडेंसेशन हो चुकी है, क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो चुका है, दोबारा से न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियर इन्वेलप भी आ चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लीवेज होगी। क्लीवेज में क्या होता है कि किसी चीज़ को दो हिस्सों में कट कर देना, दो पीसेस के अंदर कट कर देगा, डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे क्लीवेज फरो बनेगा। तो क्लीवेज फरो क्या है, जब क्लीवेज होगी तो क्लीवेज फरो होगा, मीन के ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ पिंच होगी। जब ये पिंच होगी तो अब ये जो ग्रूव थोड़ा सा बना है, ये आपको ये ग्रूव नजर आ रही है, क्या है, ये क्लीवेज फरो है, क्लीवेज फरो। अच्छा अब क्लीवेज फरो तो बन गया, फिर क्या होगा, मेम्ब्रेन इसी तरह पिंच होती जाएगी, अंदर को होती जाएगी। तो एंड पे क्या होगा, दो सेल अलग से बन जाएंगे। तो इस तरह क्या होगी, सेल डिवीजन अब कंप्लीट हो गया कि एक सेल से क्या हुआ, आपके पास दो डॉटर सेल आ गए। ये तो होगी एनिमल्स में। अब हम देखते हैं कि प्लांट में कैसे साइटोकिनेसिस होती है। अच्छा प्लांट सेल में क्या होता है, उसमें तो क्लीवेज फरो हो गया, क्लीवेज होगी। अच्छा प्लांट सेल की जब हम बात करते हैं तो ये एक प्लांट सेल है, इसमें भी क्या होगी, वही डिवीजन हो गया, दो चीज़ें बन चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है।
अब आ रही है ये साइटोकिनेसिस के। तो साइटोकिनेसिस में क्या होगा, यहाँ पे गोल्जी अपरेटस में से, कहाँ से, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस में से वेजिकल्स आएंगी, ठीक है, क्या आएंगी, वेजिकल्स, ठीक है। गोल्जी अपरेटस से वेजिकल्स आएंगी, वो सेल के दरमियान में, ये ब्लू कलर की क्या है, वेजल्स हैं, ठीक है। तो सेल के दरमियान में मूव करेंगी, वहां से यहाँ पे आगे इकट्ठी होकर एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है, प्लेट की तरह चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। फ्रैग्मोप्लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो क्या होगा, गोल्जी अपरेटस में से वेजल्स आई, वेजल्स कहाँ पे अरेंज हुई, सेल के दरमियान में अरेंज हुई, और चेन लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाना शुरू कर दिया, और वो प्लेट लाइक थी, डेट से हमने क्या नाम दिया, डिस्क की तरह बन गई, ठीक है, और इसका हमने नाम दिया फ्रैग्मोप्लास्ट का नाम दे दिया। अब फ्रैग्मोप्लास्ट में क्या होगा, फिर इस वेजल्स के अंदर क्या होता है, पेक्टिन होगा, सेलुलोज जरा मटेरियल होगा जो कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से ये फिर रप्चर्ड होंगे, रप्चर्ड होने के बाद जितना भी जो मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बनाने के लिए मटेरियल होगा, या फिर सेल वॉल बनाने के लिए मटेरियल होगा, पेक्टिन होगी, सेलुलोज वगैरह होगी, तो उससे क्या होगा, फिर वो इसमें से रप्चर होंगी, रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद वो क्या करेगा, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बनाना शुरू कर दे इनके अंदर, और फिर इस तरह क्या हो गया, सेल जो है वो दो अलग अलग डिवाइड हो गए हैं, दो सेल बन चुके हैं। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और पॉइंट रहता है, सॉरी, ये जो प्लेट थी, चेन थी, ये क्या करेगी, आउटवर्ड ग्रो करेगी, और मजीद जो वेसल्स होंगी वो इसके वेजिकल्स होंगी, सॉरी वेजिकल्स होंगी, वो इसके साथ फ्यूज़ करेंगी। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।